डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में दो चीज़ों को पढ़ेंगे। पहली चीज़ जो देखेंगे कि उसका सैन्य प्रशासन क्या था, और दूसरी चीज़ देखेंगे कि उसका न्याय प्रशासन क्या था। प्रशासन में ये दो चीज़ें छूट चुकी थी हम लोगों से, तो इन्हीं दो चीज़ों को पढ़ेंगे हम लोग और आज इसका अंत हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं सैन्य प्रशासन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जहां तक सैनिक प्रशासन का प्रश्न है, तो जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेना थी, उसका आरंभ में जो स्वरूप था वो उसका आरंभ में स्वरूप सामंतीय था। यानी फ्यूडल था। इसका अर्थ क्या हुआ कि सुल्तान के पास सारी सेना नहीं होती थी, बल्कि जो तुर्क अमीर थे, उन तुर्क अमीरों के नेतृत्व में सेना संगठित थी। तुर्क अमीर की पदोन्नति या महत्ता इस बात पर निर्भर करती थी कि उसके पास कितना कुशल सैनिक हैं। जैसे मोहम्मद गोरी के समय में तुर्क अमीर कौन कौन थे जिनके पास सबसे बड़ी सेना थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ताजुद्दीन यल्दौस था, नासिरुद्दीन कुबाचा था। इसीलिए आपने देखा कि गौरी ने अपने साम्राज्य को इन्हीं तीनों के बीच में बांट दिया था। तो ऐसे ऐसे और भी तुर्क अमीर थे जिनके पास सेना थी, और ये तुर्क अमीर अपने सेना की बहाली, प्रशिक्षण, रख रखाव सभी चीज के लिए जिम्मेदार थे, और सुल्तान के मांगने पर अपनी सेना ये प्रदान करते थे। इसी के रख रखाव के बदले में सुल्तान क्या करता था कि इन्हें इक्ता नामक जागीर देता था, जिससे इन सैनिकों का भरण पोषण किया जाता था या उनको मेंटेन रखा जाता था। तो इस तरीके से जो कहा यह गया है कि दिल्ली सल्तनत के आरंभ में सेना का स्वरूप क्या था, सामंतीय था, उसका मीनिंग्स या उसका अर्थ ये होता है। अब इस परिवेश में हम देखते हैं कि इस सामंतीय स्वरूप के कारण जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी, वो दो भागों में विभाजित थी। दो भागों में ये बटी हुई थी। उसमें एक भाग को बोलते थे हश्मे कल्ब, या इसको कल्बे सुल्तानी भी बोलते थे। और दूसरा था हश्मे अतराफ। जहां तक हश्मे कल्ब या कल्बे सुल्तानी का प्रश्न है, तो ये केंद्रीय सेना थी, सुल्तान की केंद्रीय सेना।
और हश्म अतराब जो था वो सामंतों की सेना थी। इसी की संख्या सर्वाधिक। ठीक है, अब ये बात आपको समझना होगा कि हम लोग भी देख रहे हैं कि आरंभ में जो दिल्ली सल्तनत जिस समय शुरू हुआ उस समय की बात, प्लीज टेक अटेंशन। रात में लगता खूब जागे हैं नहीं। तो दिल्ली सल्तनत के शुरुआत में जो सेना का रूप था वो हम लोग देख रहे हैं। इस रूप में आगे चल के परिवर्तन होगा, वो भी हम लोग देखेंगे। तो एक सीक्वेंस के तहत हम चल रहे हैं आपके साथ। अब देखिए कि ऐसे हालात में आरंभ में दिल्ली सल्तनत का जो सेना था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग को बोलते थे हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी, और दूसरे भाग को बोलते थे हश्म अतराब। अब इसको आपको समझना है कि ये दोनों के मीनिंग क्या थे, ये दोनों कैसी सेना थी, इसमें क्या क्या चीजें थी। तो जहां तक हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी का प्रश्न है तो हमने लिख दिया है कि सुल्तान की केंद्रीय सेना, यानी सुल्तान के नियंत्रण में जो सेना थी उसको हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी कह सकते हैं, या कह लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की अस्थायी सेना। तो यूं ही कोई सुल्तान नहीं बन जाता था, ठीक है, सामंती सेना पर उसकी निर्भरता थी, लेकिन उसके पास भी कुछ सैन्य शक्ति था जिससे सामंत डरते थे। तो वही सैन्य शक्ति हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी कहलाता है। इसको बड़ी बहुत टेक्निकलिटी के साथ दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने विकसित किया था, डेवलप किया था। आपको पता होना चाहिए कि उस समय दास प्रथा था, स्लेवरी सिस्टम। तो उस समय के दास प्रथा की तुलना आज के दास प्रथा से हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज का दास प्रथा या अफ्रीका में जो दास प्रथा था पहले, अब तो खैर आज दास प्रथा नहीं है, लेकिन तर्क के खातिर मान लीजिए कि दास प्रथा को अगर हम लोग का मस्तिष्क एक्सेप्ट करता है तो किस रूप में? एक नौकर के रूप में, एक गुलाम के रूप में, जिससे हर तरह के कार्य को किया जा सके, उसके बदले में उसको कुछ नहीं दिया जाए। लेकिन तुर्कों के यहां दास प्रथा इस अर्थ में नहीं था। तुर्कों के यहां दास प्रथा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास खड़ा करने वाला प्रथा था। इसी प्रथा से फौज बनती थी, इसी प्रथा के वजह से वो प्रशासन के योग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाते थे, क्योंकि तुर्क लोग जिस जगह से आए थे प्रशासन सीख के, वो भी तो उनकी स्थिति दासों के समान थी। इसीलिए खिलाफत अब्बासिया जो चीज जो सीखा था उसको अपने शासन में भी लोगों ने अपनाया। तो ऐबक और इल्तुतमिश के में जो हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी सेना थी, जो केंद्रीय सेना थी, उसमें जितने दास थे जो खरीदे जाते थे वो दास की सेना थी। अब दास की सेना होने के कारण इसका प्रभाव हश्म कल्ब पर क्या पड़ा कि दास का कोई अपने पूर्व के वंशों से लगाव नहीं होता था, यानी उसका परिवार से कोई लगाव नहीं था, तो पारिवारिक लगाव खत्म हो गया। अब ऐसी परिस्थिति में जो उसके उन्नति का कारण बन रहा है, पूरी तरीके से वो व्यक्ति, वो दास उसके प्रति वफादार रहेगा। तो इस तरीके से निस्वार्थ सैनिक हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी में हुआ करते थे, जो पूरी तरीके से अपने सुल्तान के प्रति स्वामीबद्ध थे। इल्तुतमिश ने इन्हीं सैनिकों को व्यक्तिगत रूप से दिल्ली के निकट क्षेत्रों में एकता प्रदान किया था कि वो दिल्ली में ही रहे और उनकी आमदनी के लिए दिल्ली के निकट में एकता दे दिया जाए।
और इस तरीके से इल्तुतमिश ऐबक जो है वो दिल्ली में अपनी सुदृढ़ता के बनाने में सफल। इसी में से कुछ वर्ग जो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड था, अभी तो संख्या अधिक होगी ना भाई, 10,000 20,000 होगी, हश्म कल्ब सुल्तानी की से कम तो होगी, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए, अपने महल के सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए उसमें से बॉडीगार्ड बनाया, जिसको सर्जनदार बुलाया जाता है। जैसे इसकी तुलना अगर आज से करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सब है। अब एसपीजी बनता है तो इन्हीं फौज में से लेकर के न बनता है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा करता है। तो इस ढंग से एक तुलना जो है आप समझने के लिए किसमें, कल्ब सुल्तानी या हश्म कल्ब और सर्जनदार में, कि सर्जनदार क्या था, बॉडीगार्ड था, और वो किससे चुना जाता था, तो इसी हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी में से। तो दोनों एक नहीं थे। सल्तनत की सुरक्षा के लिए हश्म कल्ब या कल्ब सुल्तानी जिम्मेदार था, भारत की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ या सीआरपीएफ जिम्मेदार है, लेकिन सुल्तान की सुरक्षा के लिए सर्जनदार जिम्मेदार है, जिस ढंग से प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए एसपीजी। अब देखिए साहब, हश्म अतराफ का मतलब कि सामंतों की सेना, और यही मुख्य सेना थी दिल्ली सल्तनत की, जो जिस सामंत के अधीन थी उसी के पास रहती थी। अगर किसी को बदायूं का अख्ता दे दिया किसी सामंत को, तो उसकी पूरी फौज जो है वो बदायूं में रहेगी। हाँ, सुल्तान को जरूरत पड़ता था कि यहाँ फौज कशी करना है, यहाँ आक्रमण करना है, तो ऑर्डर हुआ कि तुम अपनी सेना लेकर के आओ या सेना को भेजो, तो वो सेना को भेजता था। और इस ढंग से विभिन्न अमीरों के सेना को मिला करके एक सुल्तान की सेना युद्ध के समय तैयार हो गई। और फिर जब युद्ध समाप्त हुआ तो जहां जहां से जो सेना आई है वहां वहां चली गई। बात सुन आई? जैसे एग्जाम्पल का तो पाकिस्तान के साथ अभी युद्ध, तो बहुत सारे बटालियन हैं इंडियन मिलिट्री के जो नंबरों में बटे हुए हैं, तो हर बटालियन से फोर्स जो है जम्मू कश्मीर में बुलाया जाएगा, पंजाब में बुलाया जाएगा लड़ने के लिए। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो जो फोर्स जिस बटालियन से आए थे वहां वापस चल जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि तुर्क अमीरों का जो सामंतों का जो फौज था वो एक प्रकार का बटालियन के रूप में गठित था। आज के बटालियन से इसकी तुलना कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई, हश्म कल्ब या हश्म अतराफ में। ये तो हमेशा स्ट्रांग रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। इसमें क्या हुआ कि ये जो हश्म अतराफ वाला जो सेना था, यहां से समझिए, इसमें भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? करप्शन। कैसा करप्शन, थोड़ा लिख देते हो जाने। जैसे अप्रशिक्षित सैनिक, और लागर घोड़े, यानी टट्टू आप कह लीजिए, और अतिशयोक्तिपूर्ण, यह अतिशयोक्तिपूर्ण कहना गलत होगा, गलत संख्या बताना। ये तीन प्रकार के भ्रष्टाचार जो थे वो थे कि यहां पर सामंत को जो अख्ता दिया जाता था, यानी जागीर जो दिया जाता था, वो किस ग्राउंड पे, कि भाई मेरे पास 50,000 सेना है
मतलब 50,000 घुड़सवार है, एकदम स्ट्रांग। 50,000 जो है स्ट्रांग आदमी है, उसके पास तलवार भाला बर्छी सब कुछ है, देख लीजिए। और इसके लिए हमको 2.5 लाख या 4 लाख रुपया पर मंथ खर्चा है। तो आप वार्षिक ऐसा इक्ता दीजिए जिससे हमारा ये भरण पोषण हो जाए। तो उसी हिसाब से जो है वो सुल्तान उस तुर्क अमीर को अक्ता प्रदान करता था। यानी अक्ता का जो रेवेन्यू था वो इस बात पर निर्भर करता था कि जो सामंत है उसके पास सेना कितनी है। अब अक्ता लेने के लिए सेना उसने दिखला दिया कि मेरे पास 50,000, लेकिन वास्तविक रूप से वो नहीं रखता था। कैसे कि 50,000 में 25,000 रख रहा है, बाकी 25,000 अप्रशिक्षित है। दिखाने की बारी आई तो अनट्रेंड आदमी को खड़ा कर दिया, चलो 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 गिनती करवाना है। उसमें बूढ़ा आदमी भी खड़ा हुआ है, बच्चा भी खड़ा हुआ है। हाँ देखिए यहाँ से वहां तक की लाइन में कितना शॉर्ट होगा ना, हाँ हाँ ठीक है शॉर्ट होगा। अब वो पीछे में जो बूढ़ा और बच्चा है वो थोड़ी दिखाई पड़ रहा है उसको। हाँ वैसे मुड़ी दिखाई पड़ रहा है, 100 आदमी है, वो सैनिक है भी नहीं। तो गिनती हो गई उसके सेना की। अब जो सेना गिनती करवाया उसमें प्रशिक्षित जो है वो आधा ही है। उसी ढंग से घोड़े जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए ना, मजबूत होने चाहिए। तो घोड़े की जगह पर टट्टू रखे हुए हैं। टट्टू मुझे समझे, गधा जो बोझ ढोने के काम आता है, जो पहाड़ों पे लेकर के चलता है बोझ। नहीं खच्चर तो बहुत अच्छी चीज हुई सर, वो तो मिलिट्री में बहाली किया जाता है खच्चर, तो लड़ने के लिए होता ही है, उसका विशेषता यही। तो अब उसको टट्टू जो है खड़ा कर दिया, देखिए कितना है, देख भी लिया अगर ऑफिसर तो घूस दे दिया कि लिखिए ना, है ना। इसी तरह से संख्या जो है गलत बताई गई। जो मूल संख्या था उतना संख्या फौज उसके पास था भी नहीं, घूस दे करके जो है लिखवा दिया कि हाँ इतना है। अब हर सामंत के सेना का निरीक्षण तो सुल्तान नहीं करेगा, ये संभव नहीं है उसके लिए। 100 उसके पास तुर्क अमीर हैं, तो 100 को अगर एक एक सैनिक को देखने लगेगा सुल्तान, तो अन्य काम क्या करेगा। इसलिए उसके लिए जो प्रशासनिक वर्ग था वो करता था, और उसमें इस प्रकार का भ्रष्टाचार पाया। ठीक है, अब इस भ्रष्टाचार की समाप्ति किसने की, बोलिए तो। आप लोग को पूर्व में पढ़ा चुके हैं। किस सुल्तान ने इस जो सैन्य प्रशासन में जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करवाया? इंटेलिजेंट बलबन, बहाउद्दीन गियासुद्दीन बलबन। बोलिए पुनीता जी कि बलबन ने कैसे समाप्त किया, क्या किया उसने? ठीक है सही है आपने ये कहा, लेकिन ये सब दाग हुलिया फतह किसके अंतर्गत था? एक विभाग के अंतर्गत। और विभाग का क्या नाम था बोलिए तो, बोलना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी पढ़ाई होती है। विभाग का क्या नाम था? बलबन ने जिस विभाग की स्थापना की थी दिवाकर जी, उस विभाग का क्या नाम था? ताज्जुब है, पूरा क्लास भरा हुआ है। दीवाने अर्ज, इसने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ये क्या था? सैन्य विभाग। तो इसने बलबन ने क्या किया, इस सैन्य विभाग की स्थापना की। इस प्रकार से जो दीवाने अर्ज था उसको स्थापित करने वाला शासक कौन था? बलबन।
अब इसका काम क्या था इस सैन्य विभाग का? तो ये इस दीवाने अर्ज का जो कार्य था वह कार्य था सेना को विनियमित करना। सेना को विनियमित, इसका इंग्लिश होगा रेगुलेट। अब इसमें क्या किया इसने? तो दाग प्लस हुलिया प्रथा को लागू, ये ना हुआ? यस। तो दीवाने अर्ज का स्थापना करने का उद्देश्य बलबन का ये नहीं था कि वो एक अस्थाई सेना का गठन करने जा रहा था, यह सभी सेना को केंद्रीय सेना घोषित करने जा रहा था, बल्कि दीवाने अर्ज की स्थापना का उद्देश्य था कि जो सेना थी उसको विनियमित करना, उसको रेगुलेट करना। विनियमित और रेगुलेट का अर्थ क्या हुआ कि अभी तक जो सेना हश्म अतराफ की थी वो सुल्तान के नियंत्रण में नहीं थी बल्कि सामंत के नियंत्रण में थी। इसी वजह से सैनिक जो योग्यता थी या सैनिक सक्षमता थी उस सैनिक सक्षमता में कमी आ गई थी, इन सभी कारणों से, भ्रष्टाचार के कारण। तो विनियमित या रेगुलेट करने का अर्थ यह हुआ कि सेना सामंत की ही रहेगी लेकिन वो उस पर सुल्तान के नियम लागू होंगे। यानी अब सामंत अपने मनमानी से सेना को नहीं रखेगा बल्कि सुल्तान ने जो नियम सेना रखने के बना रखे हैं उसके अनुरूप उसको अपने यहाँ सेना रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से कहा गया कि सेना को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की। स्पष्ट हुई बात? अब देखिए साहब कि रेगुलेट कैसे किया। तो सबसे पहले हर सामंत के सैनिकों का एक रजिस्टर तैयार किया। पहले सुल्तान के पास उस सैनिक का नाम पता नहीं था, सामंत बोल दिया कि हाँ मेरा सैनिक हाँ ट्रेंड है भाई, तो सुल्तान को मान लेना पड़ता था। अब नहीं, अब हर सामंत को के सेना का एक रजिस्टर रहेगा जिस रजिस्टर में प्रत्येक सैनिक का नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता, उसका पूरा हुलिया, ताकि जो सेना प्रशिक्षित सेना का सैनिक के रूप में इनरोलमेंट हो वही सैनिक युद्ध के समय प्रस्तुत, दूसरा सैनिक युद्ध के समय प्रस्तुत नहीं। ये हुआ हुलिया पर था। फोटो था नहीं कि फोटो खींच कर उसको चस्पा कर दिया जाए। तो इन सभी से जो है हुलिया से पता चल गया कि वो इसका दाग का निशान है, इतना फुट लंबा है, रंग इस तरह का है। तो उससे एक लमसम आइडिया मिल जा रहा था कि हाँ यही आदमी जो हुलिया लिखा हुआ है। और दूसरा दाग, दाग का है कि घोड़े की जगह पर टट्टू लोग भेजते। तो अब एक सील जो है घोड़े के पीठ पर मार दी जाती है, जिसका मतलब हुआ कि जो घोड़ा के वजह से तुम सैनिक बने हो ये वही घोड़ा या फिर योग घोड़ा, टट्टू नहीं, युद्ध में लड़ने लगे। तो इस तरीके से सैन्य प्रशासन में जो भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार को बलबन के द्वारा बहुत हद तक समाप्त कर। क्लियर? अब देखिए साहब आगे है कि सैन्य प्रशासन में जो दूसरा बड़ा परिवर्तन हुआ
वह परिवर्तन अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अब इसने क्या परिवर्तन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो परिवर्तन था कि सामंतों के सेना को समाप्त कर दिया। सामंतों की जो सेना थी उसको क्या कर दिया? विघटित कर दिया। डिसमेंटल कर दिया, तोड़ दिया। अब कोई सामंत नहीं रखेगा। और ये जो विघटित सेना थी, इसी से उसने अस्थाई सेना बना दिया, परमानेंट। यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की प्रथम बार जो अस्थाई सेना बना, वो बनाने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और इस तरीके से 4,75,000 की सिर्फ अश्वरोही सेना थी। और बाकी जो हस्ती सेना या पाइक या पैदल सेना, उसका विवरण बर्बरी नहीं देता है। तो जब अश्वरोही सेना इतनी थी तो स्वाभाविक सी कि आमतौर पे अश्वरोही से ज्यादा पाइक होते हैं, यानी पैदल, और उससे कम हस्ती होते हैं। यह सेना के और भी विंग होते हैं, तो उसमें भी कुछ जैसे जल सेना का भी प्रोविजन रहता है। लेकिन इससे ये अंदाजा लग जाता है कि साहब बहुत बड़ी संख्या। अब देखिए, ये जो अस्थाई सेना था, इसका गठन जो किया गया, कंपोजिशंस किया गया, तो इतनी बड़ी सेना थी तो 4,75,000 ऐसे ही मैदान में तो नहीं रहता होगा। इसका एक गठन था। तो इसका जो गठन किया गया वो मंगोलियन दशमलव प्रणाली पर। यानी मंगोल सेना में जो दशमलव प्रणाली थी, उसी के आधार पे जो है वो इन लोगों ने अपना सेना का गठन किया। तो इसको पूर्व क्लास में बराबर बताए हैं। यहाँ कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो है बताए थे हैं। तो इकाई क्या थी? 10 की, है ना? इकाई 10। तो 10 सैनिक पर, यहाँ पर अश्वरोही से मुराद है। ये जो विभाजन है, ये मंगोलियन दशमलव प्रणाली का, वो अश्वरोही सेना का विभाजन बता रहे हैं। बाकी का कोई जानकारी नहीं, इसे नहीं कहा जा सकता है। तो 10 सैनिक के ऊपर क्या होता था? बोलिए। एक सरखेल होता था। पढ़ाई में याद रखिए, ठीक है? साहू खेल भी बोलते थे। अब दूसरा कि 10 सरखेल के ऊपर क्या होता था? जुमलादार। उसको हटा लीजिए, उसको कर लीजिए एक सिपा सालार। अपने दिमाग से हटा लीजिए उसको, एक सिपा सालार। और 10 सिपा सालार के ऊपर हाँ, एक अमीर के ऊपर एक अमीर, और 10 अमीर के ऊपर एक मलिक। और 10 मलिक के ऊपर एक 10 लाख सेना का मालिक। तो इस प्रकार से आप देखिए कि वर्तमान समय में मुसलमानों में मलिक या खान, हिंदुओं में मलिक खान आपको मिलेगा टाइटल का। ये वास्तव में कोई जाति नहीं है, बल्कि एक सैनिक पदवी। उस समय लोग बन गए तो उनका वंश अभी तक चल रहा है, तो लोग बोलते हैं हमने। बात सुन जाएगी। अब इसमें एक चीज छूट रहा है कि दिल्ली सल्तनत में
बहुत सारे स्पेसिफिक जो आर्म्स थे वो इस्तेमाल होते थे, और वो ऑब्जेक्टिवली आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उस समय जो आर्म्स थे वो कौन कौन से आर्म्स इस्तेमाल होता था, और उसी की श्रेष्ठता के कारण जो है वो तुर्क भारतीय शक्तियों को पराजित करने में सफल रहे। तो उसमें कुछ आर्म्स का वर्णन कर देते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में निम्न अस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस आता है इससे, तो इसलिए जानना आपके लिए जरूरी है। उसमें सबसे पहला है कुश कंजीर। कुश कंजीर ये कैसा अस्त्र था भाई? तो ये तोप का बिगड़ा हुआ रूप था। नहीं, तोप तो नहीं था, तोप तो मुगलों ने लाया, लेकिन उसका आरंभिक रूप अगर आप देखना चाहते हैं तो वो किश कंजीर के रूप में आप देख सकते हैं। ये पहला हथियार। दूसरा मगरिब, मंजनिक और अर्राद। मगरिब, मंजनिक और अर्राद, ये तीनों का प्रयोग डिफरेंट पत्थर फेंकने वाला अस्त्र के रूप में होता था। इसके माध्यम से पत्थर फेंकने का काम आता था, और अलग अलग साइज का। उसके बाद फलाखून एक अस्त्र था जो गुलैल अभी वर्तमान समय में देखते हैं ना, हाँ, तो ये छोटा मोटा होता था। इसको आंख पर मारने के लिए या ऐसे जगह पर कि एक लगते के साथ जो है वो सैनिक किए हो जाए, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे गुलेलबाज बहाल होते थे। उसके बाद गरगज। गरगज जो था वो चलायमान मंच था। चलायमान मंच का मतलब यह हुआ कि राजपूत सैनिक जो थे वो किला में रहते थे, तो ऐसी स्थिति में किला पर हमला करना बहुत मुश्किल होता था, तो उसके लिए मंच बनाया जाता था, और उस मंच पर सैनिक रहता था, और चलायमान माने चलता था मंच, उसमें व्हील लगे रहते थे। तो अब ऊंचाई पर बना दिया गया, किला भी ऊंचा पर है, तो कहीं पर घुसने का जगह मिले या पत्थर फेंकने का जगह मिले या इतने सारे अस्त्र थे उसको फेंकने का जगह मिले, तो ऊंचाई पर चढ़ करके, गरगज पर चढ़ करके लड़ाई लड़ी जाती थी। तो गरगज का अर्थ क्या हुआ? चलायमान मंच। उसके बाद जो था सबक। आज का बख्तरबंद गाड़ी देखते हैं ना, मतलब बख्तरबंद गाड़ी नहीं देखते हैं, चारों तरफ से पैक, मैंने उस पर बम का भी असर नहीं हुआ, गोली मतलब बुलेट प्रूफ। तो उस समय का बुलेट प्रूफ को सबक बोलते थे। क्लियर? तो सैनिक सैन्य प्रशासन में चाहे प्रीलिमिनरी का एग्जाम हो चाहे मेंस का हो, मान लिया जाए सिर्फ सैन्य प्रशासन यूपीएससी में पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, तो इतना एक्सप्लेनेशन से अधिक आपको नहीं बताना है। यही जो है वो सब कुछ आपको इसमें
वस्तुनिष्ठ आधार पे भी आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और विषयनिष्ठ आधार पर भी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जिस ढंग का बोर्ड पे आपको बनाया गया, जो शब्द लिखे गए, आप क्योंकि पढ़े हुए हैं बोर्ड को, तो आप सिर्फ इसी के आधार पर 2 पेज अपना लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, लास्ट जो टॉपिक है आज का, जो मैंने वादा किया था, वो है न्याय प्रशासन। हम चाहते हैं कि प्रशासन के जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्र आपका कवर हो। लिखने में आपकी मर्जी। मान लिया पूरा प्रशासन लिखा, इतना वाइड रेंज में हम पढ़ाया तो पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर का एक भावनात्मक व्याख्या तो आप कर सकते हैं ना। असल प्रशासन क्या है? केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन या एकता व्यवस्था। बाकी जितनी चीजें पढ़ाए हैं वो आप 2 लाइन और 4 लाइन में लिख करके अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। हम विस्तार से इसलिए पढ़ा रहे हैं इस उद्देश्य के तहत कि मान लिया जाए प्रशासन ने किसी खंड का अलग से सिर्फ उसी के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कीजिए? इसलिए इसको एक जगह पे कंपाइल कर दे रहे हैं। आप इसका होमवर्क भी करके आप लाना शुरू कीजिएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अलग अलग कर करके, और आप चेक कराना शुरू कीजिए। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपके पास मटेरियल्स जो हम दिए हुए हैं वो पूरा का पूरा है, जो बुक है उसमें पूरी बात लिखी हुई है। आप इसके आधार पर समझे हैं क्लास में तो आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया है। उसके बाद आप लिख के दिखाइएगा तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा, और इस तरीके से फिर वीडियो भी आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल है। पहले अवेलेबल नहीं था, तो अब जब भी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप कोई भी वीडियो अपने चॉइस के मुताबिक, हमने पार्ट वाइज इसलिए अलग कर दिया कि जहाँ पर हो सिर्फ उसी को आपको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। 35-35 मिनट का, 40-40 मिनट का वीडियो है, आप देख करके अपनी चीजों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से अंतिम जो है हम लोग का प्रशासन की जो कड़ी है वो है न्याय प्रशासन। देखिए, अगर सारे प्रशासनों में आप अगर तुलना करें इंपॉर्टेंस के दृष्टिकोण से, तो दिल्ली सल्तनत के अस्थायित्व का जो आधार था वो न्याय प्रशासन। एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन अपने अंदर ये बहुत महत्व रखता है। महत्व इस ढंग से रखता है कि आप गौर कीजिए इस बात पे कि भारत की अधिकांश जनसंख्या हिंदू, और जो तुर्क लोग बाहर से आए थे वो उनके सामने दाल में फोरन के समान थे, यानी कोई अस्तित्व नहीं था। दाल में नमक के समान थे, क्वांटिटी में उनका कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन एक लंबे समय तक शासन किया, ये भी एक सच्चाई। यहाँ के हिंदुओं ने क्यों एक्सेप्ट किया तुर्कों के या मुगलों के शासन को? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदुओं ने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया, बल्कि जो इतिहास बताता है कि यहाँ के राजपूतों ने तुर्क सत्ता का भयंकर विरोध किया। 300 वर्षों तक लगातार लड़ाई हुई तुर्कों से, और इसमें सैन्य शक्ति के आधार पर तुर्कों ने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। तो यह भी एक सत्य है, लेकिन दूसरा सत्य यह भी है
कि बाद में चल करके तुर्कों की सत्ता को जो एक्सेप्ट किया वो इस ग्राउंड पे किया कि ये न्यायपूर्ण शासन कर रहा है। शासक वर्ग जो यहाँ के स्थानीय शासक वर्ग थे उनको जन समर्थन इसलिए भी नहीं मिल पाया कि तुलनात्मक रूप से उन्होंने देखा कि तुर्क का शासन पूर्व के शासनों से ज्यादा न्यायपूर्ण, ज्यादा जस्टिस के साथ किया जाता है। आप बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल बलबन का है कि बलबन ने अपने चचेरे भाई को मार दिया, शेर खां को। क्यों? क्योंकि उसने बनाए गए नियमों के विपरीत कर। जितने शासक थे सब झरोखा दर्शन देते थे, यानी जनता, एक आम जनता की समस्या होती थी, वो शासक से मिलने में उसको आसानी होती थी और किसी के खिलाफ भी शिकायत करता था और जिसके खिलाफ शिकायत किया गया उसको सुल्तान के द्वारा दंडित किया जाता था। तो न्याय के साथ शासन करने से दो लाभ हुए। कितने लाभ हुए? दो। एक कि स्थानीय जनता जो मुसलमान नहीं थी तुर्क शासकों की समर्थक बन गई, जिसके कारण से जो स्थानीय शासक वर्ग था उसको भी तुर्कों के साथ समझौता करना पड़ा। ये न्याय का प्रथम लाभ था। और दूसरा कि इनका आंतरिक प्रशासन काफी सशक्त हुआ। प्रशासन में जुड़े हुए लोग थे, वो डरते थे इस बात से कि हम वही कार्य करें जो नियम में लिखा हुआ है, हम ऐसा कार्य नहीं करें जिससे हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगे। इस प्रकार न्याय प्रशासन ने स्थानीय लोगों का समर्थक वर्ग तैयार किया और साथ ही साथ प्रशासन को सुदृढ़ और मजबूत बना। इस वजह से कहा जाता है कि ये अस्थायित्व का आधार था दिल्ली सल्तनत का न्याय प्रशासन। ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत में न्याय प्रदान करने का आधार निम्न चार, यानी जो फैसला दिया जाता था उसका बेस निम्न फोर्थ। वो कौन? पहला कुरान, दूसरा हदीस, तीसरा इज्मा और चौथा कयास। यानी उनके सामने कोई मुकदमा आता था तो आखिर रूल क्या था, किस रूल के तहत वो न्याय करते थे। जैसे आज कोई अपराध हुआ तो इसके लिए सीआरपीसी, आईपीसी ये सब बना हुआ है। आप कोर्ट में जाइएगा तो क्या अपराध है, इसके लिए ये कानून है, ये सजा मिलेगी आपको। उसमें अपराध साबित करना पड़ता है पुलिस को, जिसने आरोप लगाया उसे। साबित हो गया तो प्रस्तावित जो सजा है वो मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत में इंसाफ करने का आधार क्या था? क्या कोई उस समय सीआरपीसी था? क्या कोई आईपीसी था? तो बोलेंगे नहीं था। तब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कैसे करते थे? तो ये चार बेस थे। चूंकि वो लोग मुसलमान थे इसलिए उनका यकीन था कि जो कुरान में न्याय प्रदान किया गया है उससे श्रेष्ठ न्याय नहीं हो सकता। तो इसलिए कुरान के अनुरूप जो है वो फैसला दिया था। लेकिन कुरान में बहुत सारी बात वेग कही गई है या नहीं कही गई, बहुत सारे मसले। तो ऐसी स्थिति में हदीस का सहारा लिया था। हदीस क्या था? पैगंबर का वक्तव्य था। यानी प्रॉफिट के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई तो उन्होंने उस समस्याओं पे निर्णय दिया, फैसला दिया। तो
उस तरीके से मिलती जुलती अगर अब आई तो उसी हिसाब से जो है वो हदीस को क्या हिसाब से फैसला दिया गया। अगर कोई ऐसा मसला आया कि इन दोनों में भी नहीं मिल रहा है तो इज्मा का सहारा लिया जाता। इज्मा क्या था? तो मुज्तहिद का वक्तव्य। ये मुज्तहिद क्या था साहब? तो एक व्यक्ति होता था जो इस्लामी धर्मशास्त्री होता था। इस्लाम धर्म के जानकार व्यक्ति को मुज्तहिद कहा जाता था। अगर कुरान और हदीस से समस्या का समाधान नहीं होता था तो मुज्तहिद के पास जाया जाता था कि आप इस समस्या का समाधान कीजिए। मुज्तहिद के द्वारा दिया गया फैसला ईश्वर वाणी मानी जाती है और उसी को इज्मा कहा जाता है। अगर इन तीनों से भी फैसला नहीं हो रहा है समस्या का, जो मुकदमा गया है उसका, तो फिर अंतिम था कयास। कयास का मतलब होता है तर्क, यानी तब आप तर्क लॉजिक से फैसला कीजिए कि ऐसा है तो क्या अच्छा हो सकता है, जो नैतिकता के आधार पर। तो इस आधार पे फैसला होता है। मतलब आज का सीआरपीसी आईपीसी यही था उस समय। ठीक है, अब देखिए कि ये जो था, ये सारे चीजों का जो फैसला होता था वो मुसलमानों के लिए होता था। ऐसा नहीं होता था कि इसका फैसला हिंदुओं पर थोप दिया जाता था। तो हिंदुओं का फैसला कहां होता था? एक प्रश्न आपके पास होगा। तो इसका जवाब यह है कि स्थानीय लोगों का फैसला अधिकांशतः वो ग्राम पंचायतों में होता था। हर जगह हमारे यहाँ पंच की व्यवस्था थी और अधिकांश फैसले यही हो जाया करते थे। इसका अभी भी एक बिगड़ा हुआ रूप या बचा हुआ रूप हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या कुछ कुछ पंजाब के इलाके में मिलेगा। इसको बोलते हैं खाप पंचायत। नाम सुने होंगे क्या? इतना खाप पंचायत का नाम ही नहीं सुने हैं? गुड़गुड़ा लेके जाट लोग बैठ जाएगा, बूढ़ा बूढ़ी सब, आप पिएगा। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, होके रहता है और सब पीता रहे और उसी में बूढ़ा लोग फैसला करेगा कि वो ये बात है तो इसको 10 जूता मारो, तो उसको 10 जूता जो है मारा जाएगा। ये खाप पंचायत नहीं। तो बिहार में ग्राम पंचायत जो है वो लीगली है और वहां न्याय मित्र नामक एक वकील होता है, पता है कि नहीं आपको? जो कानून का जानकार होता है और उसके अनुरूप फैसला होता है। उस फैसले को प्रमाण के रूप में आप आगे कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत ने यह फैसला किया। वो इलेक्टेड बॉडी है पब्लिक का ग्राम पंचायत, लेकिन खाप पंचायत इलेक्टेड बॉडी नहीं है। वो एक जाति विशेष का पंचायत है जिसको कानूनी मान्यता नहीं दी गई। उसमें अनाप शनाप फैसला दे गए। वो बोल दे कि वो लड़की है, लड़की को क्या बोलते हैं? नहीं भाई, वो ऑनर किलिंग कर दो, सम्मान हत्या। इसने परिवार का जो है वो ख्याल नहीं रखा इज्जत का, इसलिए इसको इसके एक तरह से ऑनर किलिंग होनी चाहिए। तो खाप पंचायत की लड़कियों को मार दिया। पंजाब, हरियाणा ये सब की लड़कियां जो है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी मुहताज रहती है सब मामले में। वहाँ ये सब चीज नहीं होता जो बिहार में होता है। बात समझ में आती है?
वहां चल जाएगा खाप पंचायत का डंडा। और डंडा होता है लंबा लंबा। तो ये हो गया साहब। अब देखिए, पड़ेगा तो ऐसा नहीं समझ जाइए कि हिंदू मुसलमानों के बीच में संयुक्त न्याय नहीं होता। एक क्षेत्र था, वो क्षेत्र था क्या, तो फौजदारी, मतलब लड़ाई झगड़ा। अगर फौजदारी होता था तो इसमें लिख देते हैं हिंदू मुसलमान, क्योंकि मामला तो इसी का है कि परिवेश में संयुक्त फैसला होता है। अब इसी में दीवानी भी आ गया कि मान लिया हिंदू मुसलमान के बीच में जमीन का कोई विवाद आ गया तो उसमें भी फैसला होता था। तो ये जो फैसला होता था ये देश में प्रचलित कानून के अनुरूप, ये शरिया के अनुरूप फैसला नहीं होता। ये जो हमने बताया शरिया के अनुरूप फैसला, ये सिर्फ मुसलमानों पे लागू। बाकी अधिकांश हिंदुओं पर ग्राम पंचायतें फैसला करती थी और दो समुदाय के बीच में चाहे दीवानी या फौजदारी बात पैदा हो तो उस समय उस जगह पर जो प्रचलित प्रावधान थे, जो नियम थे, उसके अनुरूप काजी या मुफ्ती फैसला करता था। काजी फौजदारी मामले का और मुफ्ती जो था वो दीवानी। क्लियर? तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हमने कड़ी मेहनत के बाद दिल्ली सल्तनत का प्रशासन कुल 8 भागों में समाप्त किया। आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। अब कल से हम लोग दिल्ली सल्तनत का स्थापन शुरू करें। थैंक यू।